हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बायोलॉजी की क्लास में। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैंने बताया था आपको कि सूरजमुखी में स्वपरागण कैसे होता है, ये करेंगे। और बताया भी गया था आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए इसको हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने बहुत ही बारीकी से लिखवाया गया सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं। सूरजमुखी अर्थात इसका ये बॉटनिकल नेम है, ठीक है बच्चों, कंपोजिटी कुल। सूरजमुखी का जो पौधा आता है कंपोजिटी कुल के अंतर्गत आता है। और कंपोजिटी क्या होता है आपका? जियोलॉजिकल अर्थात बायोलॉजिकल यानी बॉटनिकल नेम होता है। के पौधों में सामान्यतः पर परागण ही होता है। क्या होता है बच्चों? पर परागण ही होता है। परंतु इसके विफल रहने पर, मतलब जब पर परागण ना हो पाए तब रहने पर स्वपरागण होता है। यानी कहने की बात यह है, ध्यान समझिए, अगर पर परागण नहीं हो पाता है तो कैसे क्रिया होगी? स्वपरागण की क्रिया होगी। इनकी पुष्पों के पुंकेसर कौमा स्त्री केसर से पहले पकते हैं। मतलब यो कह सकते हैं आप, ये जो नर वाला पार्ट है मादा वाले पार्ट से पहले परिपक्व हो जाता है, ठीक है। तो आगे समझेंगे आप। सूरजमुखी में वर्तिकाग्र द्विपालित होता है। अर्थात इसका अर्थ है कि जो वर्तिकाग्र होता है सूरजमुखी में, कितने, जैसे यहाँ एक लोब है तो वैसे इसमें दो लोब, कैसे द्विपालित होगा, ये दो लोब्ड होगा इसमें, ठीक है। और यह पराग कोश नाल में, मतलब जो पराग कोश होती है, नली होती है, ठीक है, उसी में क्या होता है? छिपा रहता है, ठीक है। पराग कोश नाल में छिपा रहता है। परिपक्व होने पर, मतलब जब मैच्योर हो जाता है, पराग कोश पराग कणों को नाल के अंदर बिखेर देते हैं। मतलब कहने का है कि जो पराग कोश होता है, जब पराग कण परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो पराग नाल अर्थात नली के अंदर ही वो कण बिखर जाते हैं। लेकिन इस समय स्वपरागण संभव नहीं होता है। क्योंकि जानते हैं क्योंकि वर्तिकाग्र अपरिपक्व होता है। अर्थात जो मादा होती है, क्या मादा उस समय परिपक्व नहीं होता है। और जब मादा परिपक्व नहीं होगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, और साथ ही साथ ढके रहते हैं। जब वर्तिकाग्र परिपक्व होती है, अर्थात जब मादा का पार्ट जो है, मादा का भाग जो है परिपक्व होता है, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है और सतह पर आ जाती है। अब स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। समझ गए? मतलब जब ये मादा वाला वर्तिकाग्र जो पार्ट है कंप्लीट होता है तो ये दो भाग में पड़ता है। जैसे एक है तो ये दो भागों में से बढ़ जाएगा, एक इधर निकल जाएगा और ये सतह पर आ जाएगा, और फिर से स्वपरागण क्रिया हो जाती है। ठीक प्यारे बच्चे, आइए अब समझते हैं स्वपरागण से लाभ क्या है हमारा। आइए तो देखिए, स्वपरागण से लाभ क्या है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया आपके लिए, पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है। पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मानव जाति के लिए संतान उत्पन्न करना आवश्यक है, ठीक है। जैसे मानव जाति के लिए संतान उत्पन्न करना आवश्यक है, जिससे कि वंश चलता रहे।
उसी प्रकार हर एक जीव अपने जैसे समान जीव उत्पन्न करता है जिससे कि उसका वंश चलता रहे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया है। आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, स्वपरागित पुष्पों को परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर स्वपरागित पुष्प है तो उसे किसी माध्यम की, किसी भी साधन की, किसी भी जीव की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चौथा पॉइंट, स्वपरागण में अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जिससे पराग कण व्यर्थ नष्ट नहीं होते हैं। पांचवा है स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। ठीक है, जब स्वयं से स्वपरागित होगा तो उसमें कोई बाहर से आएगा नहीं। जब कोई भी कण बाहर से नहीं आएगा तो जाहिर से बात है कि वो बीज कैसा होगा, शुद्ध नस्ली बीज होगा। ठीक है, आइए आज का लास्ट टॉपिक है, आइए समझते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ये है आपका स्वपरागण से हानियां। जब हम लोगों ने लाभ पढ़ लिया तो जाहिर से बात है कि हानि भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाभ और हानि साथ साथ चलते। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है हानि के लिए, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक ही जाति का है, जब उसके माता पिता कमजोर हैं, उसका वंश कमजोर है, तो जाहिर सी बात है उसका जो जेनेटिक ऑर्डर है वो भी क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, इसलिए बताया गया है कि स्वपरागण से उत्पन्न पौधे कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। ये कमियां हैं, मतलब ना उनका भार ज़्यादा होगा, ना उनमें आकार बड़े होंगे, ना बीजों की संख्या ज़्यादा होगी, जिससे कि अगर स्वपरागण ना हो पाए तो कोई भी काम आगे चल नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए हानियां हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। मतलब इसका कहने का है ऐसे बीज शीघ्र परिपक्व नहीं होते हैं, जिस कारण फल या फसल तैयार होने में समय लगता है। चौथा पॉइंट, ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं यहां पास। ठीक है, आपदा आने पर ये बीज नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं, तो आप सुन लीजिए। आपदा आने पर ये बीज नष्ट हो जाते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनमें किसी की साधन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये पढ़ेंगे, मैं आपको केवल हेडिंग दिखाऊंगा और कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। देखिए क्या है, पर परागण ये पढ़ेंगे, फिर पर परागण की युक्तियाँ पढ़ेंगे, लाभ पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा यहाँ तक आया हो वो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसे तुरंत मिल जाए और कोई दिक्कत ना हो। इसलिए वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।